प्रश्नावली 6.3 का चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है आकृति में क्यू आर बटा क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 इक्वल टू कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। ये आकृति है जो आपकी किताब में दिया हुआ है इस प्रश्न के लिए। इसमें देखिए ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। ये वाला कोण है, ये वाला ये छोटा सा कोण, ये कोण 2 है और ये कोण 1 है। ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है और ये P है। यहाँ पे दिया क्या चीज़ है क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस यह किसके इक्वल है क्यू टी बटा पी आर के इक्वल है। और क्या दिया हुआ है कि ये कोण 1 किसके बराबर है कोण 2 के। और सिद्ध क्या करना है पी क्यू एस ये त्रिभुज पी क्यू एस ये त्रिभुज किसके समरूप है टी क्यू आर के। ये पी क्यू एस किसके समरूप है टी क्यू आर के समरूप है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया है ये चीज़ लिख लेंगे तथा कोण 1 इक्वल टू कोण 2 ये भी लिख लेंगे दिया हुआ में। तो फिर उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। अब समरूप होने के लिए हम प्रमाण देंगे। मैं जब यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊँगा उसमें आप यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ साथ जो चित्र है जो आकृति है उस पर भी ध्यान रखें ताकि पता चलेगा कि हम जो लिख रहे हैं वो कैसे कैसे लिख रहे हैं। प्रमाण में हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर कहाँ है ये रहा पी ये रहा क्यू और ये रहा आर। पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है कोण 1 दिया हुआ है इक्वल टू किसके बराबर कोण 2 के। वही चीज़ लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 कहाँ से दिया हुआ है। इसलिए कोण 1 जब कोण 1 बराबर है कोण 2 के इसलिए क्यू पी बराबर हो जाएगा किसके पी आर के। क्यों क्योंकि समान कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए हम लिखेंगे क्यू पी इक्वल टू पी आर। किसी भी त्रिभुज में दो कोण यदि बराबर दिया हुआ है तो उसके समूह भुजा जो होता है उस कोण का समूह भुजा एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कोण 1 का समूह भुजा पी आर हो गया या किसके बराबर होगा कोण 2 के समूह भुजा। कोण 2 का समूह भुजा कौन सा है पी क्यू यानी कि पी आर किसके बराबर हो गया पी क्यू की। वही चीज़ लिखा गया है क्यू पी इक्वल टू पी आर कैसे क्योंकि समान कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें क्या चीज़ दिया हुआ है हमें दिया हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटा पी आर। और हम लोगों ने देखा कि पी आर जो है वो किसके बराबर है क्यू पी के बराबर है। जो पी आर है वो क्यू पी के बराबर है। इसलिए अब हम यहाँ पे पी आर के जगह पे क्यू पी बिठा देंगे। देखिए वही चीज़ किए हैं ये दिया हुआ था और यहाँ पे पी आर के जगह पर क्यू पी बिठा दिए हैं। अब देखिए त्रिभुज टी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू एस इसमें क्यू आर बटा क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटा क्यू पी है। ये यहाँ से हम लोग लाए हैं ये चीज़ यहाँ से। और कोण 1 इक्वल टू कोण 1 है। इसलिए प्रमेय 6.5 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। साइड एंगल साइड शर्त से प्रूव हो गया। प्रमेय 6.5 को साइड एंगल साइड भी कहा जाता है वो लिख दीजिए या तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रमेय 6.5 से हम लोगों ने क्या लिया त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस। इसमें कोण 1 बराबर है कोण 1 के। बड़ा त्रिभुज में भी कोण 1 आ रहा है और छोटा त्रिभुज में भी कोण 1 आ रहा है यानी कि टी क्यू आर त्रिभुज में भी कोण 1 है और त्रिभुज पी क्यू एस में भी कोण 1 है। इसलिए लिखा कोण 1 इक्वल टू कोण 1 और हम लोगों ने लाया क्यू आर बटा क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटा क्यू पी यह इक्वल है। इसलिए साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा क्यू पी के ही तो बीच में कोण 1 है। कोई दूसरा कोण तो बराबर है नहीं वही कोण बराबर है इसलिए यहाँ पे साइड एंगल साइड लग रहा है।
इसमें जो भुजाएं समानुपाती होती है, जो दो भुजाएं समानुपाती होती है, उसी का बीच का कोण बराबर होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी इक्वल टू कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। सबसे पहले इसमें हम चित्र बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का। ये रहा त्रिभुज पी क्यू आर का, और पी क्यू आर का भुजा पी आर, ये रहा पी आर और भुजा क्यू आर, ये रहा भुजा क्यू आर। इस पर बिंदु एस और टी स्थित है। पी आर में एस स्थित है और क्यू आर में टी स्थित है। और यह इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, ये कोण किसके बराबर है, आर टी एस के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ये कोण किसके बराबर है, इसके कोण। और हमें सिद्ध करना है कि आर पी क्यू ये त्रिभुज, आर पी क्यू ये त्रिभुज किसके समरूप है, आर टी एस के समरूप है, आर टी एस के समरूप है। यहाँ पे देखिए इन दोनों त्रिभुज में आर पी क्यू और आर टी एस त्रिभुज में, किसमें, आर पी क्यू और आर टी एस त्रिभुज में कोण आर जो है वो दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है। इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, और ये कोण दोनों में बराबर दिया हुआ है। यानी कि इस त्रिभुज में, आर टी एस त्रिभुज में और आर पी क्यू त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। इसलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कैसे, एंगल उपपरमय शर्त से। सबसे पहले लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में दिया है कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस, और सिद्ध करना है। फिर आगे लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस की। फिर उसके बाद हम प्रमाण देंगे, और प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस ये दिया है, और कोण R इक्वल टू कोण R ये उभयनिष्ठ कोण है। इसलिए एंगल उपपरमय से या उपपरमय शर्त से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के, और ये प्रूव करना है। एंगल उपपरमय के शर्त से यह प्रूव हो गया। एंगल उपपरमय शर्त के समरूपता से यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। इसमें आकृति ये दिया हुआ है जो कि आपकी किताब में भी है। इसके लिए जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। ए बी ई कहाँ है, ए बी ई ये रहा त्रिभुज ए बी ई, ये किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी इसके सर्वांगसम है। और उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये रहा त्रिभुज ए डी ई ये त्रिभुज किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे अब इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण देंगे। यहाँ पे हमें पहले ही पता चल गया कि कोण ए जो है कोण ए या दोनों त्रिभुज में है, ए डी ई में भी है और त्रिभुज ए बी सी में है। एक कोण दे दिया है, एक कोण पता चल गया है, तब ऐसा ज़्यादा संभावना है कि ये दोनों त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी जो है वो एंगल से समरूप होगा, या एंगल से समरूप होगा, या साइड से समरूप होगा। एंगल तो आना ही है, ये ज़्यादा संभावना है। इसको आप 99.9% मान सकते हैं। अब हम प्रमाण देंगे इसको सिद्ध करने के लिए। क्या प्रमाण देंगे कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी की। ए बी ई ये त्रिभुज है, सर्वांगसम है किस त्रिभुज की, ए सी डी की। इस सर्वांगसम से भी पता चल जा रहा है कि कोण
ए त्रिभुज ए डी ई का और त्रिभुज ए बी सी का कोण ए दोनों में बराबर होगा। खैर अब आगे देखते हैं, जो कि ए बी ई त्रिभुज सर्वांग में है त्रिभुज ए सी डी के, तो ए बी बराबर होगा ए सी के। कैसे? सी पी सी टी से। और साथ ही ए ई बराबर होगा ए डी की, ये भी कैसे आएगा? सी पी सी टी से। अब जब हम ए बी बटा ए सी करेंगे तो चूँकि ए बी इक्वल है ए सी के, इसलिए ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? एक के इक्वल आ जाएगा, और इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। ए बी बटा ए सी 1 कैसे आया? क्योंकि ए बी इक्वल है ए सी के, और ए बी बटा ए सी किए, यानी कि ए बी बटा ए सी चूँकि ए बी के इक्वल है तो ए सी की जगह ए बी लिख सकते हैं। ए बी कट गया, इक्वल आ गया 1, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी बटा ए सी इक्वल टू 1, और इसको पहला समीकरण दिया गया। इसी प्रकार ए डी बटा ए ई करते हैं तो ये भी इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है, और इसको हम दूसरा समीकरण देते हैं। अब हम त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी को देखते हैं। वहाँ से इसके लिए हम लिखेंगे, और लिखने के लिए हम समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी बटा ए सी इक्वल हो जा रहा है ए डी बटा ए ई के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और यह हम जान चुके हैं कि कोण ए इक्वल है कोण ए के। साइड में लिख देंगे उभयनिष्ठ है, साथ में सर्वांगसम से भी पता चल जा रहा है। अब साइड एंगल साइड के शर्त से, साइड एंगल साइड के समरूपता से शर्त से, या परमय 6.5 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जा रहा है? समरूप हो जा रहा है। त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जा रहा है त्रिभुज ए बी सी के। यहाँ पे अगर आप लोगों को डॉट लग रहा होगा तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ए बी बटा ए सी इक्वल टू ए डी बटा ए ई है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ए बी बटा ए डी इक्वल टू ए सी बटा ए। ये ए डी यहाँ आ गया और ए सी यहाँ चल गया। ए बी बटा ए डी इक्वल टू ए सी बटा ए, और कोण ए और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। देखिए त्रिभुज में यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई, इसमें हम लोगों ने निकाला ए बी बटा ए डी यह इक्वल है ए सी बटा ए ई के, और कोण ए जो कि इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में है वो भी इक्वल है, इसलिए साइड एंगल साइड से ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज दोनों समरूप हो गया। अब देखिए 7वां प्रश्न, इसमें लिखा हुआ आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। उसके बाद यहाँ पे दर्शाना कि ये त्रिभुज इसके बराबर होगा, ये त्रिभुज इसके बराबर होगा। देखिए आकृति इस दिया हुआ है, इस प्रश्न के लिए ये आकृति दिया हुआ है, जो कि आपकी किताब में भी इसी प्रकार दिया हुआ है। इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है कि ए बी सी के शीर्षलंब ए ये रहा, ये बी रहा, और ये सी। ए बी सी का शीर्षलंब क्या है? ए डी, और ए डी और सी दो शीर्षलंब है इस त्रिभुज के। ए बी सी का दो शीर्षलंब है, एक ए डी और एक सी ई। शीर्षलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे ए डी से बी सी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और सी ई से ए बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि शीर्षलंब है इसलिए। अब पहला में सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी, ये रहा ए, ये रहा ई और ये रहा पी। ए ई पी त्रिभुज इसके समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, सी डी पी के इस त्रिभुज के समरूप होगा। कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। ये कोण और ये कोण भी 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये कोण भी 90 डिग्री है। अब दो कोण बराबर हो गया है दोनों त्रिभुज का में, तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एंगल से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। उसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं। दूसरा में क्या सिद्ध करना है? इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। त्रिभुज ए बी डी, ये रहा त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज किसके समरूप होगा? सी बी
ई के, सी बी ई के ये त्रिभुज समरूप होगा ए बी डी में। यहाँ पे भी 90-90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ए बी डी में ये कोण 90 डिग्री है और सी बी ई में ये कोण 90 डिग्री है। एक कोण बराबर हो गया। यहाँ पे ये कोण और ये कोण बी है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो एंगल से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गया। अब देखिए कोण ए ई पी समरूप करना है ए डी बी के। ए ई पी इसको समरूप करना है ए डी बी के। यहाँ पे भी देखिए ये कोण जो है ई ए पी दोनों में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में भी उभयनिष्ठ है, ए ई पी त्रिभुज में भी ये कोण है और ए डी बी त्रिभुज में भी ये कोण है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। और साथ में इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है। यहाँ पे भी एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। उसी प्रकार आप देखिए त्रिभुज पी डी सी को समरूप करना है त्रिभुज बी ई सी के। ये रहा पी, ये रहा डी और ये रहा सी। इस त्रिभुज को समरूप करना है पी डी सी त्रिभुज के बी ई सी के समरूप करना है। इस त्रिभुज को किसके समरूप करना है? बी ई सी के। तो यहाँ पे भी देखिए कौन सी है वो दोनों त्रिभुज में है, पी डी सी में भी है ये कोण दोनों में है, पी डी सी में भी है ये कोण, यानी कि डी सी पी ये कोण दोनों में है। और साथ में यहाँ पे पी डी सी ये भी 90 डिग्री है और त्रिभुज बी ई सी में ये कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण है और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे भी एंगल से दोनों कोण यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन में आप लोग कैसे लिखिएगा वो एक बार देख लीजिए। देखिए पहला में लिखिएगा त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में कोण पी ई ए इक्वल है कोण पी डी सी के इक्वल टू 90 डिग्री और ये दोनों कोण यानी कि कोण ए पी ई इक्वल है कोण सी पी डी के। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एंगल से समरूप हो जाएंगे। उसी प्रकार दूसरा में भी उसी प्रकार लिखना है। ये दोनों कोण 90 डिग्री हो गया और ये दोनों कोण उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए एंगल से ये दोनों समरूप हो गया। इसी प्रकार तीसरा में भी करेंगे कि त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में ये दोनों कोण 90 डिग्री है और साथ में कोण पी ए ई यह बराबर है कोण बी ए डी के, क्योंकि ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है, इसलिए एंगल से ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अब आगे चौथा में इन दोनों त्रिभुज में हम लोग लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज 90 डिग्री है और दिया हुआ है कोण डी सी पी इक्वल है कोण ई सी बी के, क्योंकि ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे एंगल ऊपर में से। अब 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न में लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी है। इसके लिए एक आकृति बना लेना है। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाना है ए बी सी डी, उसके बाद ए डी भुजा को बढ़ा देना है और बढ़ा के ई तक ले जाना है। उसके बाद बी और ई को मिला देना है और यह सी डी को जहाँ पे काटता है उस बिंदु को एफ नाम दे देना है। अब यहाँ पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई ये त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज समरूप होगा सी एफ बी इस त्रिभुज के समरूप होगा। कैसे सिद्ध करेंगे? हमें यह पता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए डी भुजा और बी सी भुजा यह दोनों समांतर है और ए डी भुजा समांतर है बी सी के, इसलिए ए भुजा भी बी सी के समांतर होगा, क्योंकि ए डी भुजा को ही आगे बढ़ा के ई तक ले जाया गया, इसलिए यहाँ पे ए समांतर है बी सी के और ये एक रेखा इस दोनों समांतर भुजा को काट रहा है। इस प्रकार यहाँ पे जो कोण बन रहा है ए ई बी यह कोण इक्वल हो जाएगा एफ बी सी के।
ए ई बी ये कोण इक्वल हो जाएगा एफ बी सी के। कैसे? एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर हैं और ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है। अब समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के अनुसार ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण ए कोण सी बराबर होता है और कोण डी कोण बी बराबर होता है। ये समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म है। इसलिए त्रिभुज ए बी ई में ये कोण ए जो है वह इक्वल हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के कोण सी से। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इन दोनों त्रिभुज में हम लोगों ने दो कोण को बराबर कर दिया। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण ये इस कोण के बराबर हो गया। इसलिए एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। वही चीज़ लिखना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, उसके बाद लिखना है सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। उसके बाद प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में कोण ए बराबर होगा कोण सी के समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म से, और कोण ए ई बी इक्वल होगा कोण एफ बी सी के। कैसे? एकांतर अंतःकोण का युग्म बना रहा है, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा किसके? त्रिभुज सी एफ बी के। कैसे? एंगल समरूपता से। यह एंगल उपप्रमेय से, जिसको उपप्रमेय भी बोला जाता है। अब हम 12 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 9, 10, 11 का जो प्रश्न है वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। परीक्षा में उन सब प्रश्नों को ना के बराबर पूछता है। इसलिए हम अब अगला प्रश्न 12वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी के भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। इसके लिए दो चित्र बना लेना है, ए बी सी और पी क्यू आर। यह चित्र इस प्रकार बनाना है कि ए बी और बी सी, ए बी बी सी और माध्यिका ए डी त्रिभुज ए बी सी का दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज का इसका भुजा पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती होगा। और यहाँ पे सिद्ध करना है ए बी सी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये ए बी सी त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू ए डी बटा पी एम। यही सब भुजाएं समानुपाती है, ये दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पे लिख देंगे, बीच में आप लोग लिख दीजिएगा कि सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुज में देखिए हम लोगों को दो चीज़ मिल गया है। क्या मिल गया है? ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर मिल गया है। ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर मिल गया है। और यदि हमें केवल बी इक्वल टू क्यू मिल जाए तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम कोण बी इक्वल टू कोण क्यू लाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम प्रमाण में लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर। फिर यह हो जाएगा, आगे नीचे लिखिएगा आप लोग ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू टू बी डी इक्वल टू टू क्यू एम, क्योंकि यहाँ पे ए डी और पी एम क्या है? माध्यिका है, यानी कि यह बी सी को दो भाग में बांट रहा है, बी डी और डी सी, और इन दो भागों को बांट रहा है तो ये दोनों भाग बराबर है। माध्यिका का यही काम ही है कि यह जिस भुजा को बांटता है वो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। उसी प्रकार यहाँ पे पी एम माध्यिका क्यू आर भुजा को दो भाग में बांट रहा है, तो ये दो भाग में जो बट रहा है वो दोनों बराबर बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे क्यू एम बराबर होगा क्यू आर की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर को, बी सी दो भाग में बट गया, यानी कि बी डी प्लस डी सी में बट गया, और क्यू आर किस में बट गया? क्यू एम प्लस एम आर में बट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं बी डी प्लस बी डी बटा में क्यू एम बटा क्यू एम। क्यों? क्योंकि बी डी बराबर है डी सी के और क्यू एम बराबर है एम आर के। इसलिए हम यहाँ पे डी सी के जगह पर
बी डी बिठा दिए और यहाँ पे एम आर के जगह पर क्यू एम बिठा दिए। अब यहाँ से मिल जाएगा 2BD/2QM। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, BC के जगह पर 2BD लिख दिए और QR के जगह पर 2QM लिख दिए। यहाँ पे देखिए BC के जगह पर आया 2BD और QR के जगह पर क्या आ गया 2QM। अब ये दो दो कट गया, बचा क्या चीज़ BD/QM। तो हम लिखेंगे चूँकि AB/PQ इक्वल हो गया BD/QM के, फिर इक्वल टू कर देंगे AD/PM, क्योंकि BC/QR के जगह पे तो ये तो लिख दिए BD/QM। फिर ये तो ये सब किसके इक्वल है AD/PM के इक्वल है, तो इसलिए लिख दिए इक्वल टू AD/PM। अब त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कैसे समरूप हुआ, तो साइड से समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि कोण बी इक्वल हो जाएगा कोण क्यू के, कैसे CPST से। यहाँ पे देखिए ABD ये त्रिभुज समरूप हो गया PQM त्रिभुज के, इसलिए ये कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, कैसे CPST से, और हम यही लाना चाहते थे। अब हम लिखेंगे कि अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB/PQ इक्वल टू BC/QR जो कि दिया हुआ है, तथा कोण B इक्वल टू कोण Q जो कि हमने अभी लाया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, कैसे साइड एंगल साइड समरूपता से। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, कैसे साइड एंगल साइड से, यह प्रूफ हो गया।